दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष प्रयोजन मूलक हिंदी लेकर उपस्थित हुई हूँ। सुनने में ये बड़ा कठिन सा लगता है मानो कोई भारी भरकम सी चीज़ होगी जिसे जानना समझना बड़ा कठिन होगा। लेकिन यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रयोजन मूलक बहुत आसान है, सरल है और सहज है। इसलिए भी सरल और सहज है क्योंकि इसे हम प्रतिदिन इस्तेमाल में लाते हैं। और सिर्फ हिंदी के छात्र होने के नाते नहीं, हिंदी से बाहर के लोग भी इसकी प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग प्रयोजन मूलक शब्द को समझते हुए इस हिंदी के इस रूप को जानेंगे। आइए। भाषा एक सामाजिक यथार्थ है। इसका विकास मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रयोजनों के संप्रेषण के लिए हुआ है। यह सामान्य संप्रेषण नहीं होता, वरन दैनिक जीवन के विभिन्न प्रयोजनों को साधने के लिए होता है। सामाजिक जीवन में इन विभिन्न संदर्भों, स्थितियों और कार्य क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग होने से उसके कई रूप उभरने लगते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क इतना सृजनशील होता है कि विभिन्न स्थितियों, संदर्भों और उद्देश्यों के अनुरूप वह भिन्न भिन्न भाषा शैलियों का प्रयोग करता है और ये शैलियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रयोजन परक संदर्भों में प्रयोगरत उपयोगिता रखती हैं। इसी संदर्भ में भाषा के मुख्य रूप से दो पक्ष हैं। एक का संबंध मानव की सौंदर्य परक अनुभूतियों के आलंबन से होता है और दूसरा पक्ष भाषा के प्रयोजन मूलक आयामों से जुड़ा रहता है। भाषा के सौंदर्य परक आयाम में भाषा सर्जनात्मक होती है, जिसका विकास साहित्य की भाषा के रूप में होता है। यह भाषा कविता, उपन्यास, नाटक, कहानी, आलोचना आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में निखर कर आती है। इसके साथ साथ यह भाषा देश विदेश या क्षेत्र विशेष के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों को अपने भीतर समेटे होती है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भाषा मूलतः दो प्रकार की होती है। पहला जो है वह सौंदर्य परक भाषा होती है और दूसरी प्रयोजन परक भाषा होती है। जो सौंदर्य परक भाषा होती है उसमें जितने भी तरह के साहित्य होते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो ये जो सृजनात्मक जो साहित्य है, इसमें सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जितने भी तरह के ताने बाने और मूल्य होते हैं, यह सब कुछ सिमटे होते हैं। भाषा का जो दूसरा पक्ष है, इसका संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकताओं और जीवन की उस व्यवस्था से होता है जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होता है। साहित्यिक भाषा में अर्थ व्यंजनाश्रित और लाक्षणिक होता है तथा प्रयोजन मूलक भाषा अभिधापरक और एकार्थी होती है, ताकि कहने वाले या लिखने वाले व्यक्ति की बात का निश्चित और सही आशय समझा जा सके। वस्तुतः प्रयोजन मूलक भाषा में व्यंजनार्थ की कोई गुंजाइश नहीं होती और उसमें यह प्रयास रहता है कि वह स्वतः स्पष्ट और स्वतः पूर्ण तथा वक्ता या लेखक का मंतव्य निश्चित और सटीक हो। हिंदी के उस रूप को जिसका प्रयोग व्यक्ति किसी विशेष प्रयोजन के लिए करता है, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। हिंदी का यह रूप विशिष्ट उद्देश्य को लेकर चलने वाली होती है, अर्थात हिंदी के विविध रूप जिनका प्रयोग कार्यालयों में, बैंकों में, जनसंचार माध्यमों या व्यावसायिक क्षेत्रों आदि में होता है, हिंदी का यह स्वरूप सामान्य और साहित्यिक हिंदी से निश्चित रूप से अलग है। इसमें औपचारिकता अधिक होती है, भाव प्रधान शैली का अभाव होता है, सामान्य बोलचाल की भाषा की तुलना में विस्तार कम होता है तथा यह कम शब्दों में कथन की मांग करती है।
मित्रों, यहाँ पे हम देखेंगे दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से हमें समझनी होंगी कि भाषा जो है इसके दो रूप हमारे सामने आते हैं। पहला है सौंदर्यपरक भाषा और दूसरा है प्रयोजनपरक भाषा। यह जो सौंदर्यपरक भाषा होती है उसके अंतर्गत जितने भी सृजनात्मक लेखन है, कविता, कहानी, उपन्यास, इस तरह के जितने भी लेखन हैं, यह सब कुछ आते हैं। और उसमें ये जो सौंदर्यपरक भाषा होती है उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जितने भी मूल्य होते हैं एक सभ्यता से जुड़े हुए, वो सब कुछ उसके भीतर रचा बसा होता है। लेकिन जो दूसरा भाषा का जो दूसरा रूप है जिसे हमने जाना है प्रयोजन मूलक रूप में, वह बहुत वो समाज के जो हमारा समाज है उस समाज के सापेक्ष होता है, उस व्यवस्था के सापेक्ष होता है। और इसीलिए जितने भी क्षेत्र होते हैं, आवश्यकता अनुसार बनने वाले जितने भी क्षेत्र होते हैं, कार्य क्षेत्र, उन सब से जुड़ करके यह भाषा अपने आप को विकसित करती है। तो जो सौंदर्यपरक भाषा होती है वो बहुत ज़्यादा लाक्षणिक होती है और व्यंजन आश्रित होती है, व्यंजनाश्रित होती है। लेकिन ये जो हमारी प्रयोजन मूलक भाषा होती है ये बहुत ज़्यादा अभिधापरक होती है, एकार्थी होती है। तो जिससे जो प्रयोजन मूलक भाषा के जो शब्द बने उसे हम सीधे सीधे समझ पाएँ। ऐसा ना हो कि उस एक शब्द के कई कई अर्थ निकल कर आएँ। जैसे साहित्य में या सौंदर्यपरक साहित्य के अंतर्गत जितनी भी जो भाषा आती है, जिस भाषा का हम उपयोग करते हैं, कई बार बल्कि ज़्यादातर बार वो लाक्षणिक और व्यंजनार्थ होती है। तो उसमें कई कई अर्थ निकल कर हमारे सामने आते हैं। हमें कई पाठ की आवश्यकता होती है और कई अर्थ निकल कर हमारे सामने आते हैं। लेकिन जो प्रयोजन मूलक भाषा है यह एकार्थी होती है और बहुत ही ज़्यादा अभिधापरक होती है, जिससे उसका जो अर्थ हो वो बिल्कुल सटीक और स्पष्ट हो। हमेशा ही समाज में जो शब्द कहा जा रहा हो बिल्कुल वह सबके समझ में आने वाली हो। ऐसा ना हो कि उसमें संदर्भ बदलते जाएं और उसकी जो व्याख्या है वो बदलती जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रयोजन मूलक भाषा जो होती है वह बहुत सटीक, स्पष्ट, अभिधापरक और एकार्थी होती है। तो वस्तुतः हमने जाना कि ये जो प्रयोजन मूलक शब्द है, ये प्रयोजन मूलक हिंदी जो है, यह प्रयोजन, यहाँ पे जो प्रयोजन है इसका अर्थ है कि विशेष आयोजन। जब विशेष आयोजन के अंतर्गत हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं तब हम उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। आइए अब और आगे समझते हैं। वास्तव में प्रयोजन मूलक भाषा का तात्पर्य विशेष प्रयोजन में उपयोगी विशिष्ट भाषा से है। प्रयोजन मूलक भाषा से अभिप्राय प्रयोजन या निष्प्रयोजन के विपरीतार्थ में नहीं, वरन वह भाषा के व्यवहारिक पक्ष को उजागर करने के लिए प्रयुक्त भाषाई रूप में है। यह भाषाई रूप सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोजन मूलक विशेषण इसके व्यवहारिक और कामकाजी पक्ष को अधिक स्पष्ट करता है। भाषा के प्रयोजन मूलक रूप को अंग्रेजी में फंक्शनल लैंग्वेज या लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकारों या प्रयोजन के लिए प्रयुक्त भाषा का अर्थ निहित है। हिंदी के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने प्रयोजन मूलक हिंदी की अपेक्षा व्यवहारिक हिंदी या कामकाजी हिंदी नाम अधिक उपयुक्त समझा है। व्यावहारिक हिंदी शब्द का प्रयोग इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कुछ विद्वानों को प्रयोजन मूलक हिंदी से यह लगता है कि कोई ऐसी हिंदी भी है जिसे निष्प्रयोजन मूलक कहा जा सकता है। इस संदर्भ में कुछ विद्वानों ने प्रयोजन मूलक विशेषण को ही अर्थगर्भित और उचित बताया है। डॉक्टर नागेंद्र का कथन है कि वस्तुतः प्रयोजन मूलक हिंदी के विपरीत अगर कोई हिंदी है तो वह निष्प्रयोजन मूलक नहीं वरन आनंद मूलक हिंदी है।
आनंद व्यक्ति सापेक्ष है और प्रयोजन समाज सापेक्ष। आनंद स्वकेंद्रित होती है और प्रयोजन समाज की ओर इशारा करता है। हम आनंद मूलक हिंदी के विरोधी नहीं हैं, इसलिए आनंद मूलक साहित्य के हम भी हिमायती हैं, पर सामाजिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हम संप्रेषण के बुनियादी आधार को भी अपनी नज़र से ओझल नहीं करना चाहते। प्रयोजन मूलक विशेषण में निहित संकेत को स्पष्ट करते हुए और निष्प्रयोजन हिंदी की अवधारणा को अस्वीकार करते हुए डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा कहते हैं कि निष्प्रयोजन हिंदी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन प्रयोजन मूलक विशेषण उसके व्यवहारिक पक्ष को अधिक उजागर करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। वास्तव में व्यवहारिक हिंदी नामकरण से यह भ्रम पैदा होता है कि व्यवहारिक हिंदी से अभिप्राय ऐसी हिंदी से है जिसमें भाषिक एवं सामाजिक संदर्भ की अपेक्षा भाषा के व्यवहारिक संदर्भ पर अधिक बल दिया जाता है। व्यवहारिक हिंदी का अर्थ है दैनिक जीवन में कार्य साधन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी। इस भाषा में व्याकरणिक संरचना पर ध्यान न देकर उसकी व्यवहारिक उपयोगिता पर बल दिया जाता है। इसके विपरीत प्रयोजन मूलक भाषा में संपर्क तथा संप्रेषण की आवश्यकता होती है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रशासन, विधि, विज्ञान, पत्रकारिता आदि विविध प्रयोजनों के रूप में होती है। विविध प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली भाषा में शब्दावली, वाक्य रचना और शैली के स्तर पर भेद होता है। विभिन्न व्यवसायों के काम धंधे के लिए सेवा माध्यम के रूप में इस्तेमाल होने पर प्रयोजन मूलक भाषा के कई रूप सामने आते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रणेता मोटूरी सत्यनारायण ने इसी आधार पर प्रयोजन मूलक हिंदी के 6 मुख्य रूप बताए हैं। पहला, कार्यालयी हिंदी, तकनीकी हिंदी, वाणिज्यिक हिंदी, जनसंचारी हिंदी, सामाजिक हिंदी और साहित्यिक हिंदी। जो पहला है कार्यालयी हिंदी, इसे ऑफिशियलाइज कहते हैं। यह सरकारी कामकाज और प्रशासन में प्रयुक्त होने वाला भाषा का स्वरूप है। दूसरा है तकनीकी भाषा, टेक्निकलाइज। यह इंजीनियरिंग, विज्ञान शास्त्र या चिकित्सा आदि का भाषा रूप है। तीसरा है वाणिज्यिक भाषा, कमर्शियलाइज। यह वाणिज्य, बैंक या मंडियों की भाषा का रूप है। चौथा है जनसंचारी भाषा, लैंग्वेज ऑफ मास मीडिया। यह पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन और विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाला भाषा रूप है। पांचवा है सामाजिक भाषा यानी सोशलाइज। यह सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिज्ञों की भाषा का एक रूप है। और आखिर में देखिए साहित्यिक भाषा, लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। इसका प्रयोग काव्य, नाट्यशास्त्र, साहित्य शास्त्र आदि की भाषा के रूप में होता है। इस तरह हमने देखा कि प्रयोजन मूलक शब्द का मतलब है किसी विशेष आयोजन के साथ जब हम हिंदी के रूप का प्रयोग करते हैं तब हम उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। और इसके 6 रूप बताए गए हैं। ये किसने बताए हैं इसके 6 रूप? तो प्रयोजन मूलक हिंदी के जो प्रणेता हैं मोटूरी सत्यनारायण ने इसके 6 प्रमुख रूप बताए हैं। कार्यालयी भाषा, तकनीकी भाषा, वाणिज्यिक भाषा, जनसंचारी भाषा, समाजी भाषा और साहित्यिक भाषा। ये सब के सब प्रयोजन मूलक भाषा के ही रूप हैं। तो आगे हम लोग और भी बहुत सारी बातचीत करेंगे। आज के लिए जो हमारा विषय था, आज का हमारा जो टॉपिक था वह था प्रयोजन मूलक भाषा क्या है।
तो प्रयोजन मूलक भाषा, सबसे पहले तो भाषा क्या है? भाषा के दो रूप हैं, पहला सौंदर्य परक भाषा और दूसरा प्रयोजन परक भाषा। सौंदर्य परक भाषा के अंतर्गत जितने भी तमाम तरह के सृजनात्मक लेखन हैं वह सब आता है, और जिसमें किसी भी सभ्यता में समाहित उसके सांस्कृतिक, धार्मिक और जितने भी तरह की उसकी मान्यताएं हैं वह सब कुछ उसके अंदर समाहित होती है। सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक जितनी भी मान्यताएं हैं वह सब कुछ उसमें होती है। तो इनसे जो बनता है वह होता है सौंदर्य परक भाषा। लेकिन जो दूसरा है वह है प्रयोजन परक भाषा। यह हमारे जो विविध कार्य क्षेत्र हैं उससे जुड़ा हुआ है, और इन कार्य क्षेत्रों में जितने भी उपयोगी बातचीत है उनसे यह बनता है। ये बहुत औपचारिक होता है, और जो इसकी भाषा होती है वह बहुत अभिधापरक होती है और शाब्दिक होती है, एकार्थी होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह जो हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी है यह बहुत एकार्थी होती है, और इसके जो अर्थ होते हैं वो बहुत सटीक अर्थ निकलते हैं, ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न ना हो, कोई भ्रम पैदा ना हो, और बिल्कुल जो कुछ भी हम कहना चाह रहे हों हम अपने मंतव्य को सटीक तौर पर सामने रख सकें। तो जब भी हम किसी विशेष प्रयोजन के साथ भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो वह प्रयोजन मूलक कहलाएगी। और इसके ये जो 6 रूप हैं अभी अभी हमने देखा है, आगे चलकर हम लोग और इसके विस्तार में बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।